हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अपना अपना टाइम टेबल मैनेज कर लिए होंगे, अपनी डेली रूटीन फिक्स कर लिए होंगे और डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे। भैया कहते हैं ना, अड़ जाओ चीजों पे। रैंक चाहिए तो चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, अड़ जाना कहते हैं ना भाई। दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज घर में पार्टी है कि आज घर में गेस्ट आए हैं, कि बाहर बारिश हो रही है कि सर्दी है या गर्मी है, उससे कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना, पालथी मार के बैठ जाओ, अड़ जाओ चीजों पर। और आई होप आप कर लिए होगे ये चीजों को। और मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा सा आगे भी खुद से रीड करने की कोशिश करो। जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वो डाउट्स भी क्लियर होता चला जाएगा। सो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा इनिशियल चीजें सीखा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कैसे होता है, ये क्या कैसे कैसे डिफाइन होती हैं चीजों को। मोल कॉन्सेप्ट में देखोगे आप कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जेईई एडवांस में कि कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया और नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। नहीं आएगा तो फिर आगे हम कंबाइंड जब करेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एटम और फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इस पर नहीं, जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं, जेईई मेंस में स्कोर की बात कर रहे हैं। तो उसमें पूरी मोल कॉन्सेप्ट में जो छोटे छोटे टर्म्स है उसको रीड करनी है और फिर बढ़िया बढ़िया डीपीपी मिलना स्टार्ट होगा। कब? जब बहुत सारे टर्म्स को हम इंक्लूड कर लेंगे, तब बेस्ट डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हाई कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो जैसे अभी देखोगे इसमें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे परसेंटेज सुने होगे, फ्रैक्शन सुने होगे, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। आते आते नॉर्मेलिटी में कई लोग की बत्ती गुल हो जाती है, हैप्पी बर्थडे हो जाता है उस समय, जिसको आसान करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो बच्चों, विद द बेस्ट विशेस, आज के दिन भी आप मैनेज कर लिए होगे, टाइम टेबल फिक्स कर लिए होगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये भी फिक्स कर लिए होगे। और तो समझता हूं कि आप उसके अकॉर्डिंग ही आज पूरी की पूरी दिनचर्या अपना बिताओगे, बिना फेल्योर का। फेल्योर नहीं होनी चाहिए। हम लोग आदमी, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हो सकता है कभी एक महीने में, कभी 15 दिन में, 20 दिन में, कभी फ्रस्ट्रेशन आती है, कभी फेटिगनेस आती है, तो हो सकता है उस समय थोड़ी सी टाइम टेबल हर्ट हो जाए, थोड़ी सी टाइम टेबल चेंज हो जाए, लेकिन चलेगा, उतना चलेगा। बट रिलैक्सेशन के लिए गेमिंग जोन में मत चले जाना। रिलैक्सेशन का बेस्ट तरीका है, कोई हॉबी अगर आपकी है तो उसको कर लो पूरा का पूरा बैठकर। पेंटिंग आती है तो ड्राइंग एंड पेंटिंग करो 2 घंटे 3 घंटे लगातार। या आराम करने का मन है तो आंख बंद करो और लेटो बेड पर, वो बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए। या डू सम फिजिकल वर्क, नॉट द इंडोर। और गेमिंग से हाई प्रेशर बढ़ती है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी सिटिंग हैबिट को खत्म करता है, कम करता है। सो जैसा मैंने पहले भी बोला था बच्चों, 3 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और टीचर्स जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको खुद से भी एक रीड करके बैठो, ताकि और अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो। तो भैया स्टार्ट करते हैं सेशन विद द बेस्ट थॉट, विद द बेस्ट विशेस। आपको आज के लिए हर दिन एक शेड्यूल होती है आपको, और हर दिन आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, राइट? फाइन। तो जैसे आज टर्म सीखेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देख लो, सीक्वेंस बता देता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो वो सीख गए हो, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म सीख लेंगे। उसके बाद मैं लाता हूं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में ग्रेविमेट्री एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर लास्ट में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके लिए नॉर्मेलिटी
इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएगा जिसमें ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉपी पेन खोल लो भैया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जब भी आप सुने होंगे मिक्सचर की बात करते हैं हम लोग, अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें दो तरह से चीजों को मिक्स किया जाता है या मिक्स होता है। पहला होमोजीनस एंड दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर अगर कहते हैं तो उसमें जब इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हो तो उसमें प्रोपोर्शन वाइज हर पॉइंट पर सेम नहीं मिलता है। जैसे अगर तुम कोई मिक्सचर, अगर नॉर्मल जो मिक्सचर होता है वो खाओगे तो हो सकता है कहीं नट्स ज्यादा मिल जाए, कहीं हो सकता है नमक ज्यादा मिल जाए, नमक ज्यादा फील हो जाए। इसका मतलब सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स किए गए हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स्ड नहीं है। तो जब आप नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। और जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्मली मिक्स करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस, जैसे आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि ऊपर में ज्यादा स्वीटनेस आ रही है और नीचे में कम स्वीटनेस आ रही है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली अगर उसको 2-4 ग्लास में अगर बांट दोगे, एक बॉटल से आपने निकाला कोल्ड ड्रिंक और चार जगह उसको 4 ग्लासेस में बांट दिए, तो ऐसा नहीं कि टेस्ट डिफर कर गया, किसी में चीनी ही नहीं लग रहा है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ही सॉल्यूशन कहते हैं। और तो व्हाट इज द टर्म सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी होमोजीनस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कहते हो। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस का मतलब हो गया यूनिफॉर्म मिक्सिंग। अरे समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनिटी सेम होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि अगर आपने 50 ग्राम एक्स और 50 ग्राम वाई को मिक्स किया, ये पूरा सोल्यूशन बना दिया, यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया, तो आप कहोगे इस सोल्यूशन में 50% एक्स है और 50% वाई है, यही बोलोगे। 100 ग्राम में 50 ग्राम एक्स है, 50 ग्राम वाई है, या कह लो पूरे सोल्यूशन में 50 ग्राम एक्स है और 50 ग्राम वाई है। तो अगर टोटल ग्राम 100 ग्राम है, टोटल जाहिर सी बात है 100 ग्राम ही होगा, कोई ज्यादा तो हो नहीं जाएगा, मास तो कंजर्व्ड ही रहेगा। हाँ, अगर इसमें से छोटा सा बल्क अगर मैं बाहर निकाल लूं, मान लो मैं इसमें से 10 ग्राम बाहर निकाल लिया, तो अगर यूनिफॉर्म है तो प्रोपोर्शन नहीं चेंज करेगा। इसका मतलब 10 ग्राम में भी आधा एक्स होगा, आधा वाई होगा। मतलब इस 10 ग्राम में भी 50% एक्स होगी और 50% वाई होगा। अगर मैं यहां से भी एक टुकड़ा बाहर निकाल कर लाऊं, यहां से भी एक छोटा सा अमाउंट ऑफ मिक्सचर बाहर लेके आऊं, मान लो अगर 20 ग्राम मैंने यहां से निकाल लिया, इस पोर्शन से निकाल लिया, तो यहां पर भी जो एक्स और वाई होगा वो 50-50% ही होगा। मतलब दोनों का प्रोपोर्शन आधा आधा ही होने वाला है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। और सोल्यूशन इज नथिंग बट होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स। 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हो यूनिफॉर्मली, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। भाई सॉल्यूशन किसी भी 2 चीज को मिला के बनाया जा सकता है। सॉलिड को भी मिला सकते हैं, लिक्विड को भी मिला सकते हैं, गैस को भी मिला सकते हैं, लिक्विड सॉलिड से भी बना सकते हैं, सॉलिड लिक्विड से भी बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन ये नहीं कहता है कि एक दिमाग में आता है कि सर सॉल्यूशन मतलब क्या पानी होना जरूरी है क्या, कोई लिक्विड होना जरूरी है क्या? नहीं, सॉल्यूशन होने के लिए सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर होना जरूरी है, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना जरूरी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन 2 सॉलिड को भी मिला दे सकते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड और सॉलिड को भी मिला के बना सकते हैं, सॉल्यूशन गैस एंड गैस को भी मिला के बना सकते हैं। सो लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड,
जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बना लो। सो यूनिफॉर्म मिक्सचर्स आर टर्म्ड एज सॉल्यूशन। आई होप दिमाग में बैठ गया होगा। अरे दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? या हैप्पी बर्थडे हो गया? क्लियर है? सॉल्यूशन बड़ा इजी टर्म है। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। अब भैया चाय भी बनाते होगे, कभी पहली बार चाय बनाए होगे तो जरूर पूछे होगे मम्मी पापा से कि बताओ कि कितना चीनी डालें। तो दूसरा क्वेश्चन एक आया होगा कि भाई चाय कितना बनाना है, तब बताएंगे हम चीनी कितनी मिक्स करनी है। या फिर अगर कोई शरबत भी बना रहे होगे, पानी और चीनी का घोल बना रहे होगे पीने के लिए, उसमें फ्लेवर डाल दे रहे होगे, तो बोलते होगे एक गिलास में कितना चीनी डालें, एक गिलास शरबत में कितना चीनी डालें। मतलब आप सॉल्यूशन का अमाउंट बताते हो और फिर उसमें कितनी सॉल्यूट डालनी है उसकी बात करते हो। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर आते हैं, जब मेन फोकस हमारा इस लेक्चर का है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो पहले सॉल्यूशन पता हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और उसके अंदर कितना कितना मास मिक्स किया गया है वो बताना पड़ेगा। भैया अगर एक कप चाय बना रहे हो तो उसमें बोलोगे ना कितना दूध, कितना पानी, कितना चीनी, कितना चाय पत्ती, कितना इलायची, ये बोलना पड़ता है हम लोग को। सो जो कितना चीनी, कितना चाय, कितना नमक नहीं यार, कितना पानी, जो ये कितना वाला टर्म्स जो बताता है अमाउंट, उसको ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंग्रेडिएंट की अमाउंट को डिफाइन कर देता है कि कितने सॉल्यूशन में कितना अमाउंट डालेंगे। तो दो टर्म बताना जरूरी होता है बच्चे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए। एक तो कितना सॉल्यूशन बनानी है और फिर उसमें कितना अमाउंट इंग्रेडिएंट का पुट करना है। ऐसा तो नहीं होता होगा कोई गेस्ट आया और एक कप चाय बनाया और पूरी चीनी झोंक दिया, भैया गेस्ट भाग जाएगा। भगाने का अच्छा तरीका है, ऐसे भगाना हो तो कर देना ऐसा, नमक ही डाल देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म्स और आते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर किसी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहे हो तो जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं और जिसकी मात्रा कम है उसको सॉल्यूट कह देते हैं। भाई जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, छोटू अमाउंट में जो होगा, एकदम छोटू अमाउंट में जो पड़ा हुआ है वो सॉल्यूट हो गया, और जो बड़ू अमाउंट में है, जो बड़ा अमाउंट में है, उसको सॉल्वेंट कह देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर मान लो किसी दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वर्ड मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो जब भी सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, भैया होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। हम कहीं से भी छोटा टुकड़ा निकाल के लाएंगे, प्रोपोर्शन सेम होगा, प्रोपोर्शन सेम होगा, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। अब अगर इस सॉल्यूशन बनाते वक्त किसी एक का मात्रा कम है और दूसरे का मात्रा ज्यादा है, तो जो छोटा अमाउंट में है, जो छोटी अमाउंट में है, जो कम अमाउंट में है, उसको सॉल्यूट कह देंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट कह देंगे। लेकिन फिर से ध्यान रखना कि अगर दोनों की अमाउंट ज्यादा सेम है तो नो सॉल्यूट नो सॉल्वेंट। भाई एलॉय क्या है? एलॉय में क्या मिक्स करते हो? दो सॉलिड को मिक्स करते हो, सॉलिड का सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म मिक्सिंग करते हो एलॉय बनाने के लिए, तो एलॉय भी एक सॉल्यूशन है। पानी यूनिफॉर्म स्टर करते हो, उसको पूरा घोलते होगे बढ़िया से यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए, दैट इज लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन बना लिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस नेचर में है, वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, तो गैस एंड गैस का मिक्सचर बना लिए। कोल्ड ड्रिंक्स में देखते होगे कार्बोनेटेड वाटर CO2 डिसॉल्व होता है, तो लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रखे हो, वो भी एक सॉल्यूशन है। सो इंग्रेडिएंट सेम फेज का हो ऐसा तो नहीं है ना सॉल्यूशन बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट अलग अलग फेज का भी हो सकता है। अरे भैया समझ में आ रहा है ये?
क्लियर हूं मैं यहां तक? बत्तियां जली? जल गई होंगी बत्ती, वो होता है ना दिमाग की बत्ती। फाइन, सुनो फिर से सुनो। सोल्यूशन टर्म्स में अगर दो सॉलिड को मिक्स करते हो और दोनों का अमाउंट सेम है तो जाहिर सी बात है, अमाउंट सेम हो गया तो नो सॉल्यूट नो सॉल्वेंट। जनरली ये दिक्कत आती है आपको, देखोगे अगर कि जैसे आटे में पानी को मिक्स कर दो, बढ़िया से गूंथ दिए आटा रोटी बनाने के लिए, बढ़िया रोटी बनाने के लिए, फुला हुआ रोटी बनाने के लिए। तो जब आटे में पानी को मिक्स करते हो, आटा सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो जब सॉल्यूशन बना, आटा गूंथ गया बढ़िया से, तो उसमें वो भी एक सॉल्यूशन है किसका? लिक्विड और सॉलिड का। तो जनरली इस केस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर सॉलिड किसको कहें, सॉल्यूट किसको कहें, सॉल्वेंट किसको कहें, ये कैसे पता चलेगा? आटा और पानी मिक्स किए हो, आटा और पानी जब गूंथ गया, रोटी बनाने के लिए भूख लगी है, बन रहा है, आटा गूंथ गया, तो उस जब आटा जो यूनिफॉर्म पानी को मिक्स किए हो उसमें आटे में, तो वो सोल्यूशन बन गया। अब उसमें पूछ सकते हो कि इसमें सर सॉल्यूट किसको कहें, सॉल्वेंट किसको कहें? कई लोग को ऐसे केसेस में जनरली ऐसे केसेस में जो सॉल्यूशन का फाइनल फेज होता है उसको देखकर आप सॉल्वेंट का गेसवर्क कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे केसेस में जो सॉल्यूशन का फाइनल फेज है उसको देखकर सॉल्वेंट बोल सकते हो। जैसे आटे में पानी मिक्स किया है तो अभी भी वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड और सॉलिड है, तो सॉलिड वाला पार्ट सॉल्वेंट हो गया और लिक्विड वाला पार्ट सॉल्यूट हो गया। अब सोचो उसी आटे में एक ड्रम पानी मिक्स कर दिया तो भैया अब तो लिक्विड हो गया पूरा, रोटी तो नहीं बनने वाला अब। तो अब लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड सॉल्यूट है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो अलग अलग फेज का चीजों को मिक्स करते हो तो जनरली फाइनल फेज जो निकल कर आता है वो सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर फाइनल फेज लिक्विड है तो लिक्विड वाला सॉल्वेंट कह लो, फाइनल फेज अगर सॉलिड है तो सॉलिड वाला हम सॉल्वेंट मान लेते हैं तो उस केस में, राइट। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, एक शब्द यूज कर रहा हूं, अगर सॉल्यूशन बनाते वक्त दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और दोनों की अमाउंट सेम है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं जनरली, राइट। चलो, तो मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उस टर्म्स को पकड़ेगा ग्रेडियंट कितनी अमाउंट डाली गई है उसको ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं, राइट। सुनो, जैसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सुने होंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे सुनते होंगे परसेंटेज, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा मोलारिटी, जहां पर बत्ती गुल होने लगती हैं, अब नहीं होंगी, फोर्थ मोलालिटी, फिफ्थ स्ट्रेंथ, सिक्स्थ नॉर्मैलिटी, सेवेंथ फॉर्मेलिटी, एट्थ ppm, नाइन्थ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, टेंथ परसेंटेज वॉल्यूम। तो ये 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जनरली यूज होता है कि कितने सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट पुट करें इसके लिए। सो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम कितनी सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या कितने अमाउंट ऑफ एक से ज्यादा चीजों को जो मिक्स कर रहे हो उनकी क्या क्या अमाउंट ली जाए उसको ये डिफाइन करता है। सबसे मतलब परसेंटेज तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठा रहता है, फ्रैक्शन कष्ट कहां से स्टार्ट होता है,
नॉर्मेलिटी से। कुछ लोग फॉर्मेलिटी में भी क्लियर नहीं होते हैं। नॉर्मेलिटी में तो बहुत ही हैप्पी बर्थडे मचा रहता है, बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में ही फंस जाते हैं, और कुछ दिक्कत आती है परसेंटेज वॉल्यूम के क्वेश्चंस करने में एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने में। बाकी मोलारिटी और मोलालिटी बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन जहां डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर देता है, जहां डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे देता है, वहां पर मोलारिटी और मोलालिटी का इंटर कन्वर्जन में फ्रैक्शन से मोलारिटी, फ्रैक्शन से मोलालिटी, इसमें आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहला टर्म कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, दैट इज परसेंटेज। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में बैठा कर रखना कि जब भी हम किसी सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम की बात करते हैं, ध्यान देना, वो वॉल्यूम टेम्परेचर पर बेस्ड हो जाता है। मतलब आप खुद सोचो भाई, किसकी वॉल्यूम कितनी है, ये किस पर डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, और अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो फैल जाएगा। मतलब एक गिवन मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में या आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली लिक्विड का कहा जाता है वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। सॉलिड के कंपैरिजन में सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो स्क्वीज हो जाता है, लेकिन आइस वाला अलग केस है। अब अगर पानी को ही तुम हीट करना स्टार्ट करो, अगर हीट करोगे तो धीरे धीरे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ता जाएगा, और कमजोर पड़ने की वजह से वो थोड़ा फैलेगा। मतलब पानी की डेंसिटी अगर मैं चेंज करना है तो उसकी टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो। क्यों लास्ट टाइम बोला था हमने कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पानी की डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर ml पहुंच जाता है, लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस करोगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, तो फोर्स कम हो रही होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, तो वो फैल रहा होगा। मतलब वही मास अब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। भैया जिससे बात नहीं करना चाहते हो उसके चिपक के थोड़ा ना बैठते होगे, दूर भाग जाते होगे, रिपेल हो जाते होगे, अट्रैक्शन कम हो जाती होंगी, तो वही मास अब दूर दूर हो गया, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वही मास, वही मॉलिक्यूल्स अब नजदीक आ गया। सो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर सॉलिड को भी, आप आयरन रॉड को भी, आयरन को भी अगर हीटअप करते हो, अगर हीटअप करते हो तो वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है ना, फैलना स्टार्ट होता है ना। सो वॉल्यूम एक ऐसा शब्द है जो टेम्परेचर पर डिपेंड, जहां पर भी अगर हम दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, जहां टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो जहां मास की बात आएगी, भाई वो फैल गया है या सिकुड़ जाए, मास तो नहीं चेंज होने वाला है ना, अमाउंट तो नहीं चेंज हो रहा है ना, मास तो फिक्स है। लेकिन अगर वो फैल गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया टेम्परेचर चेंज के कारण, तो वही मास की वॉल्यूम ज्यादा या कम हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो भाग में बांटा गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होने वाला है जहां पर हम मास के रिस्पेक्ट में अमाउंट बताएंगे, और टेम्परेचर पर बेस वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएगा जहां हम अमाउंट वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया दोनों टर्म्स को ध्यान रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होगा जहां हम अमाउंट मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। वो बताता जाऊंगा, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर
टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, मैं कोई चेंज नहीं है, राइट, इसमें मैं बताता रहूंगा। लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना इन चीजों को। क्या ध्यान रखोगे इसमें? अरे भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम कम हो सकता है, वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो, और टेम्परेचर, मास कभी नहीं चेंज हो सकता है, मास कंजर्व ही रहेगा। सो एनीवे, सो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी चीज को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बतानी हो तो वो वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी चेंज हो सकता है टेम्परेचर पर। और अगर किसी की अमाउंट मास पर बेस्ड बता रहे हो तो वो टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, उसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। सुनो अब, परसेंटेज। मैंने ये कहा था कि परसेंटेज, जब भी आप किसी अमाउंट को बताते हो तो पहले पूरी सॉल्यूशन का अमाउंट को फिक्स करते हो, फिर उस पूरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को बताने के लिए उसमें कितने कितने इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उसकी अमाउंट डिफाइन करना स्टार्ट करते हो। परसेंटेज कहता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 100 में कितना। अब ये 100 ओपन वर्ड है, 100 लोग भी हो सकते हैं, 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 केजी भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, 100 लीटर भी हो सकता है, 100 मोल्स भी हो सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सो 100 एक ओपन वर्ड है। परसेंटेज कहता है कि भाई 100 में बता दो। अब अगर एक क्लासरूम में अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो ये पूछते होगे ना कि भाई कितने परसेंट फीमेल किड्स हैं और कितने परसेंटेज मेल किड्स हैं, मतलब नंबर ऑफ मेल किड्स एंड फीमेल किड्स पूछ रहे हो। अब अगर एक से ज्यादा में मास को मिला रहे हो तो कहते हो परसेंटेज, मास परसेंटेज बता दो, मतलब कितना परसेंटेज, कितना मास एक्स का है टोटल 100 ग्राम में। मैं फिर से बोल रहा हूं, 100 एक ओपन वर्ड है, 100 यूनिट नहीं फिक्स किया इसमें। 100 लोग भी हो सकते हैं, 100 मास भी हो सकता है, 100 वॉल्यूम भी हो सकता है, 100 मोल्स भी हो सकता है। तो जैसे आउट ऑफ 100, अगर मान लो किसी कंटेनर में अगर O2 2 मोल्स है और N2 अगर 5 मोल्स है, बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूं, बिल्कुल बुतरू वाला, बिल्कुल नर्सरी वाला स्टाइल से, और इसको धीरे धीरे अपग्रेड होता चला जाओगे आप। O2 2 मोल्स है, N2 5 मोल्स है, राइट। दोनों में अगर देखोगे, मैं कहता हूं कि O2 की परसेंटेज कितनी है तो आप सीधा निकाल दोगे 2/7 इंटू 100, दैट इज द, अब यहां लिखोगे आगे, दिस इज मोल परसेंटेज। क्यों मोल परसेंटेज लिख दोगे यहां पर? क्योंकि यहां पर आप O2 का मोल्स बता रहे हो टोटल 100 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स 7 मोल्स है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 मोल्स है 7 मोल्स सॉल्यूशन में तो 100 मोल्स में कितने होंगे? अगर सॉल्यूशन 100 मोल्स होता तो O2 का मोल्स कितना होता? सीधा 2/7 इंटू 100। तो इसको एक क्या नाम दे देंगे? दिस इज मोल परसेंटेज, क्योंकि आप टोटल 100 मोल्स में से O2 का मोल्स बता रहे हो तो इसको नाम दे दिया गया मोल परसेंटेज। तो यहां पर 100 क्या है? टोटल मोल्स है सॉल्यूशन का, उसमें O2 का क्या बता रहे हो? मोल्स बता रहे हो। तो O2 का मोल्स बता रहे हो टोटल 100 मोल्स सॉल्यूशन में। दूसरा, अगर यही चीज होता, मान लो अगर मैं लिखता कि अगर O2 40 ग्राम मिक्स किया गया है और N2 अगर 50 ग्राम मिक्स किया गया है, अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ O2, तो आप बोलोगे टोटल मास 90 ग्राम है, 90 ग्राम में O2 का मास 40 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होता है? तो सीधा कहते 40/90 इंटू 100। अब इसको लिख दिया होता मैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, और इसको लिख दिया जाता है परसेंटेज बाई मास, और इसको लिखा जाता है M/M। मतलब हम सॉल्यूशन का मास 100 ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, और इसमें सॉल्यूट का मास को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक हो गया सॉल्यूशन में क्या ले रहे हैं हम लोग? 100 क्या ले रहे हैं? मोल्स नहीं ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, और उसमें हम
O2 का ग्राम एक्सप्लेन करते हैं। तो मास बाई मास कहने का मतलब हो गया कि सोल्यूशन का मास 100 लोगे तो सॉल्यूट के मास कितने होंगे। इन जनरल इसको कह देता है मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास, या इसका m बाई m को डिनोट कर देता है। और ये वाला क्या डिनोट किया था, मोल्स। अगर 100 मोल्स होता तो O2 का मोल्स कितना होता, तो उसको लिख दिया गया मोल परसेंटेज। तो अगर मान लो कि अगर लिख देता कि 40% m बाई m is H2SO4 in its aqueous solution। तो इसका मीनिंग सिर्फ यही लेंगे हम लोग, ये मास बाय मास है। तो ये कह रहा है कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन अगर बना रहे हैं हम, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड 40 ग्राम मिक्स्ड है। हर 100 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम H2SO4 है। तो जाहिर सी बात है पानी का अमाउंट क्या रहा होगा, 60 ग्राम होगा। तो कंपोजिशन बता दिया कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना है तो इसमें 40 ग्राम H2SO4 मिक्स करो और उसके साथ 60 ग्राम पानी होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिख दिया था, 40% m बाई m, या ये लिख देता है सीधा, इसको ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। ये टर्म्स ये भी बता देता है कि दिस इज 40% बाय मास। अरे बंधुओं समझ में आया, क्लियर है। ये बचपन से भी सीख रहे होगे, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन एक बार बताना होता है इसलिए बता दिया मैंने, राइट, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर ये लिखा होता 40% बाई मोल इज O2 गैस इन मिक्सचर, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग बोले होते, इसका मीनिंग क्या लिखे होते। अब देखो बाई मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया अगर 100 मोल्स मिक्सचर है, 100 मोल्स मिक्सचर बनाए हो अगर किसी चीज को मिक्स करके, तो इसमें O2 के 40 मोल्स मिक्स्ड हैं। मतलब अगर ऐसा सोल्यूशन बनाए होगे तो अगर 100 मोल्स अगर मिक्सचर्स का होगा तो उसमें O2 के 40 मोल्स होंगे, तो बाकी का 100 में से माइनस कर लेना, वो मिल जाएगा हमको, क्लियर। फाइन, बाई मोल्स लिखा रहेगा, ध्यान दो यहां पर बाई मोल्स लिख देगा, बाई मोल्स लिख दिया मतलब मोल्स की बात कर रहा है। तीसरा पार्ट, अगर मान लो लिखा रहता है कि आपने 400 ml सोल्यूशन में आपने अगर NaCl 30 ग्राम मिक्स किए हो, 30 ग्राम NaCl 400 ml सोल्यूशन में मिक्स किए हो, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं और सॉल्यूट का ग्राम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर कोई बोले कि भैया अगर 100 ml सोल्यूशन बनानी होती तो NaCl का मास कितना लेते हैं, तो आप यही करते कि अगर 30 ग्राम NaCl मिक्स कर रहा हूं, कितने सोल्यूशन बनाने के लिए, 400 ml सोल्यूशन बनाने के लिए अगर मुझे 100 ml सोल्यूशन बनानी होती तो कितने ग्राम ऑफ NaCl यूज किए होते। सो 30 बाई 400 इंटू 100, क्योंकि ये भी अमाउंट आउट ऑफ 100 है, लेकिन ध्यान देना ये अमाउंट ग्राम है, सॉल्यूट का ग्राम है और सॉल्वेंट का सोल्यूशन का वॉल्यूम है। सोल्यूशन वॉल्यूम है और सॉल्यूट ग्राम है, सॉल्वेंट वॉल्यूम है, सॉल्वेंट नहीं सॉरी सोल्यूशन वॉल्यूम है और सॉल्यूट ग्राम है। तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज परसेंटेज m बाई v। v किसके लिए यूज हो रहा है, नेक्स्ट वाला सोल्यूशन के लिए, और ये मास किसके लिए यूज हो रहा है, सॉल्यूट के लिए। मतलब हम सॉल्यूट का मास बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, 100 वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन में। सो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, दिस इज परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। मतलब 100 ml में ग्राम को डिफाइन किया जा रहा है, तो ये मास सॉलिड के लिए हो गया और सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम हो गया। जहां तक
इसमें इसमें अगर मास बाई वॉल्यूम की बात करें तो मान लो कि अगर मैं लिखता हूं 40% m बाई v, 40% m बाई v is H2SO4 in its aqueous solution। अगर ऐसा लिख देते हैं, ध्यान देना यहां वॉल्यूम है और यहां मास है, तो हम लोग लिखेंगे 40 ग्राम NaCl, सॉरी 40 ग्राम H2SO4 मिक्स किया होगा 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। तो वॉल्यूम है सोल्यूशन के लिए, मास है सॉल्यूट के लिए। तो इसका 40% m बाई v का मतलब हो गया 40 ग्राम H2SO4 है और 40 ग्राम H2SO4 है 100 ml सोल्यूशन के लिए। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, दिस इज परसेंटेज m बाई v। तो एक बार देख लो इसमें। तीसरा केस, अगर मान लो अगर ऐसा होता कि अगर x 20 ml मिक्स किया गया है और y अगर मान लो 60 ml मिक्स किया गया है, तो टोटल हो गया 80 ml सोल्यूशन हो गई। तो आप बोलोगे अगर मैं परसेंटेज ऑफ x पूछूं तो क्या डिफाइन करोगे? 20 ml x है कितना सोल्यूशन बनाने में? 80 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। तो भैया ये बताओ अगर 100 ml सोल्यूशन बनानी होती तो कितना ml x का लेना पड़ता? 20/80 इंटू 100। अब ये भी परसेंटेज है क्योंकि आउट ऑफ 100 डिफाइन कर रहे हैं। आप क्या डिफाइन कर रहे हो? ये वॉल्यूम ऑफ x इन 100 वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ x आउट ऑफ 100 वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले रहे हो और सोल्यूशन भी वॉल्यूम ले रहे हो, दोनों वॉल्यूम है। तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम बता रहे हो और सोल्यूशन भी वॉल्यूम ले रहे हो। याद रखना सिर्फ अगर यूनिट सेम लेना, यहां पर अगर ml ले रहे हो तो यहां भी ml ले लो, अगर यहां लीटर रख रहे हो तो यहां भी लीटर रख लो, अगर यहां डेसीमीटर क्यूब रख रहे हो तो यहां भी डेसीमीटर क्यूब रख दो, अलग मत कर देना। सो दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट की वॉल्यूम बता रहे हो आउट ऑफ 100 वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो इसमें डिफरेंट टर्म्स अगर एक बार फिर लिख देते हैं, मान लो अगर लिखता हूं मैं 20% H2SO4, 20% m by m, 60%, 15% m by v, 25% v by v, 20% मान लो 30% बाई मोल्स। अगर ये लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया, देख लो बच्चों इसका क्या क्या मतलब हो जाएगा। 20% m बाई m मतलब अगर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाए होगे, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाए होगे तो 20 ग्राम एक सॉल्यूट है, ग्राम है, ग्राम ग्राम दोनों के लिए ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाए होगे तो 20 ग्राम सॉल्यूट होगा उसके अंदर। या फिर अगर 100 केजी सोल्यूशन बनाए होगे तो 20 केजी सॉल्यूट होगा। दोनों तरफ यूनिट सेम रखना। अगर मास के लिए ग्राम यूज कर रहे हो तो सोल्यूशन के लिए भी 100 ग्राम ही यूज करोगे। अगर मास ऑफ केजी बता रहे हो सॉल्यूट के लिए तो 100 केजी रखना। दोनों तरफ यूनिट सेम रखना, कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इसको बोल सकते हो 20 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में, या बोल सकते हो 20 केजी 100 केजी सोल्यूशन में, दोनों बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर 50% m बाई v लिख दिया तो इसको मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब हो जाएगा 15 ग्राम x, कोई भी सॉल्यूट है, 15 ग्राम सॉल्यूट कितने में? याद रखो वॉल्यूम है, तो दैट इज 100 ml सोल्यूशन में। ये लिख लीजिए, इसके लिए ये टर्म्स क्लियर हो जाएगा। अगर 25% v बाई v है तो इसका मतलब 25 ml सॉल्यूट है इन 100 ml सोल्यूशन में। या फिर अगर 30% बाई मोल्स है तो इसका मतलब हो गया 30 मोल्स
सॉल्यूट है 100 मोल्स सॉल्यूशन में और 20% m/m लिखा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा 20 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. सो दैट इज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड बाय मोल्स. और याद रखना बच्चे, एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं 20 ग्राम, अगर मेरे को लिखा है 20% m/m, तो इसको दोनों तरीके से आप ले सकते हो. इसको ये लिख सकते हो दैट इज 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में लिख लो. इसको अगर 20 kg इन 100 kg लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसको 20 पाउंड इन 100 पाउंड लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ग्राम ग्राम दोनों तरफ है. अगर दोनों तरफ आप kg करते हो या पाउंड लेते हो तो दोनों में कन्वर्जन फैक्टर सेम है. तो ये डिफरेंट मीनिंग है. अरे भैया क्लियर है ये? आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि परसेंटेज में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप 100 क्या लिए हो और उसमें सॉल्यूट किस यूनिट में एक्सप्लेन कर रहे हो. सॉल्यूट का मास बता रहे हो कि सॉल्यूट का वॉल्यूम बता रहे हो कि सॉल्यूट का मोल्स बता रहे हो, ये डिफाइन करना जरूरी है. टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम में है या ग्राम में है या मोल्स में है, ये डिफाइन करना जरूरी है. नहीं तो अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि 20% H2SO4 है तो ये अनक्लियर है. भाई 20% H2SO4 है तो क्या रखूं इसको, मतलब क्या 100 ग्राम में 20 ग्राम, 100 मोल्स में 20 मोल, या 100 ml में 20 मोल्स 20 ml? कंफ्यूजिंग है. लेकिन अगर ये शब्द लिख दिया गया, ये टर्म्स लिख दिए गए, तो ये क्लियरिटी दे दिया कि 100 क्या लिया गया था, 100 मास लिया गया था या 100 वॉल्यूम लिया था या. हाँ जी, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं परसेंटेज से. परसेंटेज के बाद आता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन अगर देखोगे तो जब हम बोलते हैं कि 50 ग्राम x और 50 ग्राम y अगर लिखते हैं, 50 ग्राम x और 50 ग्राम y लिखते हैं, तो आप एक और टर्म यूज करते हो अक्सर. जैसे अगर मैं लिखा 50 ग्राम x एंड 50 ग्राम y को मिक्स किए हो इस सॉल्यूशन में, तो एक और शब्द यूज करते हो कि आधा x है आधा y है, आधा x है और आधा y है, ये भी लिखते हो. आधा आधा मिलाओगे तो एक होगा, और अगर 50-50 है मतलब बोलोगे 50% x है और 50% y है, तो मतलब टोटल 100 में बात करने लगे परसेंटेज आते ही. और अगर बोलो आधा x है और आधा y है, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट 1 आ गया, टोटल अमाउंट 1 आ गया. अरे भैया कुछ खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीएनए स्टोर हुआ अंदर खोपड़ी ग्रे मैटर में? इजी टर्म है, राइट, गुड. सुनो, फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ यूनिट अमाउंट. अगर सभी का फ्रैक्शन जोड़ते होगे तो टोटल 1 आता होगा, और सभी की परसेंटेज जोड़ते होगे तो टोटल 100 आता होगा. तो जब आप यूनिट अमाउंट में कोई चीज बताते हो तो उसको फ्रैक्शन कह देते हैं, और जब 100 में बताते हो तो उसको परसेंटेज बोल देते हैं. यही डिफरेंस है दोनों में. फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 और परसेंटेज आउट ऑफ 100 बोला जाता है. फाइन. सुनो, अब अगर मान लो एक डब्बा फिर पकड़ लेते हैं, मान लो 20 ग्राम x है और 60 ग्राम y मिक्स किए हो, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 80 ग्राम सॉल्यूशन आ गया. तो आप इसमें अगर यूनिटरी मेथड पकड़ोगे तो ये लिखोगे. मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ x, मतलब अगर टोटल अमाउंट 1 होता तो x का अमाउंट कितना होता? यूनिट मतलब आउट ऑफ 1. जैसे परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है,
फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 होता है। तो इसमें लिखोगे तुम कि सर 20 ग्राम एक्स लिए थे कितने सोल्यूशन बनाने के लिए, 80 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए। तो अगर 1 ग्राम सोल्यूशन बना होता, 1 ग्राम अगर सोल्यूशन बनाना होता तो सर एक्स की अमाउंट कितनी होती भैया, सीधे लग दोगे 20/80 ग्राम एक्स होता, और इसी को टर्म हमने लिख दिए होते मास फ्रैक्शन। अब ये भी परसेंटेज जैसा चीज है, परसेंटेज जैसे ओपन वर्ड है ना, फ्रैक्शन भी ओपन वर्ड है। भैया टोटल 1 क्या लेंगे हम, टोटल 1 ml भी ले सकते हो, 1 ग्राम भी ले सकते हो, टोटल 1 मोल भी ले सकते हो। जैसे परसेंटेज भी ओपन वर्ड है, मतलब 100 क्या ले सर, अरे 100 ग्राम में एक्स का ग्राम बता दो तो मास परसेंटेज बोल देना, 100 ml में एक्स का ml बता दो तो वॉल्यूम परसेंटेज बता देना, 100 मोल्स में अगर एक्स का मोल बता देना तो मोल परसेंटेज बता देना। सिमिलरली फ्रैक्शन भी एक ओपन वर्ड है, ये कहता है यूनिट अमाउंट रखना, यूनिट अमाउंट सोल्यूशन का यूनिट अमाउंट रखना, मतलब 1 ग्राम रखना, 1 kg रखना, 1 पाउंड रखना, या 1 ml, 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब रखना, और उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बता दो तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोल देंगे, राइट। सुनो, अब क्योंकि यूनिट अमाउंट सॉल्यूशन में हम x का मास बता रहे हैं तो हम बोलेंगे दिस इज, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया, ये काट दो और 2 4 से काट दो तो 1/4 आ गया, दैट इज 0.25 आ गया। तो हम बोलेंगे 0.25 इज मास फ्रैक्शन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि 0.25 इज मास फ्रैक्शन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि ये मास जो है 1 ग्राम सोल्यूशन में, तो लिखोगे ये क्या लिखे हो, ये लिखना पड़ेगा कि ये मास बताए थे तुम, ये मास था या वॉल्यूम था, तो लिखोगे यहां पर मास फ्रैक्शन है। ये वॉल्यूम भी हो सकता था, ये मोल्स भी हो सकता था, लेकिन यहां तुमने 1 ग्राम सोल्यूशन में एक्स का क्या मास फाइंड किया, एक्स का क्या अमाउंट फाइंड किया, मास फाइंड किया, तो लिखोगे 0.25 इज मास फ्रैक्शन ऑफ एक्स। और इसी को बच्चे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आउट ऑफ 100 आ गया होता। सो अब ये मास परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया होता। अरे यूनिटरी मेथड बचपन में सीखे हो गए ना, एक आदमी इतने काम में इतने समय लेता है, तो बताओ 2 आदमी कितना समय लेगा इस टाइप के यूनिटरी मेथड सॉल्व करते होगे। सो अगर 1 ग्राम सोल्यूशन में इतना ग्राम एक्स है तो भैया 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना एक्स होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो परसेंटेज आ जाएगा, राइट। सो यहां पर देख लो 0.25 इज मास फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए किया क्या, मास ऑफ एक्स ले लिया और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया, मास ऑफ एक्स लिया और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज आता। तो मास फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करोगे इसमें बताओ, मास फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करोगे इसमें, जिसका मास फ्रैक्शन बतानी है उसका मास ओवर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन जोड़ते चले जाओ तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। आपने क्या किया, एक्स का मास लिया और टोटल मास से डिवाइड कर दिया तो 1 में आ गया। तो इसमें क्या करोगे, मास फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए जिसका मास फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसका मास ले लो और डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से, तो मास फ्रैक्शन आ गया। अरे क्लियर हो गया होगा, बोलो जी। ड्रॉपर बैच में मतलब थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा अपने को समझने में। आई होप समझ में आ रहा होगा और यहां पर चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। मास फ्रैक्शन इज m1। भैया ये देखना, याद रखना, हम लोग का ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये ऐसा नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि आपने एक बुक डाउनलोड किया और उसको क्लिक करके सेव कर दिया और पूरा का पूरा बुक हार्ड डिस्क में सेव हो गई। हम लोग थोड़ा अलग टाइप के लोग हैं कंप्यूटर से, हालांकि कंप्यूटर हम लोग ही बनाए हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमारे दिमाग में भी 2 तरह की मेमोरी है। एक तो सुने होगे रैम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होता है हार्ड डिस्क जो परमानेंट स्टोर हो गया।
हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में। तो धीरे धीरे चीजें आपको फिक्स होते नजर आएगा। अगर ऐसा होता हम लोग के पास भी कोई ऊपर से पावर आता और कोई झरना बहता और कोई थंडरिंग और लाइटनिंग होती और खूब सारा लाइट आता और अचानक से ब्रेन में आता और सारा केमिस्ट्री का बुक छप गया, तब तो भैया मजा आ गया होता। अफसोस कि ये नहीं हो सकता है और ये नहीं होगा तो यहां कहीं ना कहीं हम लोग को बार बार चीजों को देखना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है, चीजों को समझकर स्टोर करने की कोशिश होती है। और सबसे बढ़िया चीज है बच्चे, जब भी कोई चीज पढ़ाई करो और उसको दिमाग में बैठाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है आप उसको रीड करो और फिर किताब बंद करो, चाहे तो शीशे के सामने खड़ा होकर जो जो तुमने पढ़ा उसको मन में बोलो या जोर जोर से बोलो कि हमने आज क्या क्या टर्म्स पढ़ा और अपने को एक्सप्लेन करो। यह बेस्ट तरीका होता है रिकॉल करने का। या फिर घर में अगर सिबलिंग्स हैं उनको बैठ के पढ़ा दो, देख आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मम्मी पापा को भी जबरदस्ती पढ़ा दो, समझा ही डालो। चलो आज तुमको फ्रैक्शन समझाता हूं कि फ्रैक्शन होता क्या है। दूसरा तरीका यह भी है कि आप एक बार रीड कर लो और फिर रीड करने के बाद कॉपी बंद करो और फिर लेट जाओ आंख बंद करके, और आंख बंद करके लेटने के बाद दिमाग में चलाओ कि आज हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ा, क्या वो टर्म्स मैं अपने को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर एक्सप्लेन कर ले रहे हो तो इसका मतलब चीजें सही जा रही हैं, और अगर थोड़ी डाउट्स आ रही हैं तो उसके लिए हम लोग हैं डीपीपी के थ्रू रिवीजन हो जाती है। जब डीपीपी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें भी होता है, राइट। सो ध्यान दो इसमें, मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ही, चलो फिर से आ जाते हैं इस पर। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है जब हम आउट ऑफ 1 एक्सप्लेन करते हैं, 1 यूनिट अमाउंट। और क्योंकि 1 ग्राम में x का ग्राम बता रहा हूं तो इसको लिख दिया मैंने मास फ्रैक्शन, यहां पर यूज कर दिया। तो यहां पर कितना मास फ्रैक्शन आ जाएगा, दिस इज 0.25 मास फ्रैक्शन ऑफ x। तो फिर से पूछ रहा हूं मैं, फिर से एक चीज लिख रहा हूं मैं। अगर मैंने लिख दिया, मान लो मास फ्रैक्शन of H2SO4 in aqueous solution is 0.04, तो इसका मीनिंग क्या बोलेंगे हम लोग। याद रखना बच्चे, मास फ्रैक्शन की बात किया हूं मैं। कोई बताएगा कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग? अरे कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? अगर 0.04 मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन में है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? देखें किसकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है, किसकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है भैया, थोड़ा सा रिप्लाई मार दो कि मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन एक्वा सॉल्यूशन इज 0.04, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या बोलोगे इसमें? फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे, क्या मीनिंग समझोगे? व्हाट इज 0.04? ये वैल्यू है क्या? इस वैल्यू का मतलब क्या है? 4 ग्राम 0.04 4 ग्राम इन 100, 4 ग्राम। अरे बहुत सही, कमाल कर लिए यार। हाँ हाँ हाँ, अरे गजब, बहुतों की दिमाग की बत्ती जल चुकी है भैया। अरे अरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लग रहा है कि मेहनत करने के लिए तत्पर हो चुके हो, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, फ्रैक्शन और कहीं ना कहीं परसेंटेज। अगर मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं और वहां पर एक टर्म डाल दिया, बिल्कुल सही सही बच्चे, सही सही, और वहां पर अगर मैंने मास लिख दिया तो इसका मीनिंग, एक तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ वन, दूसरा मास लिख दिया हूं तो ये मैं लिख सकता हूं कि 0.04 इज ग्राम ऑफ H2SO4 in 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 ग्राम सोल्यूशन अगर बनाए होते तो H2SO4 का मास 0.04 ग्राम होता। हाँ, कुछ लोगों ने आउट ऑफ 100 भी बोल दिया, क्वाइट ऑब्वियस है, इसका डायरेक्ट मीनिंग तो यही होगा, अरे बच्चे जो 0.04 न्यूमेरिकल टर्म्स दिया है ना, यही मास है। हाँ, किस में? 1 ग्राम सोल्यूशन में। या फिर हम अगर बोलना चाहे दूसरी लैंग्वेज में कि भैया अगर 100 ग्राम सोल्यूशन हुआ होता, बंधुओं अरे देखो बोर्ड पर, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन हुआ होता तो ये 4 ग्राम होता, लेकिन ये परसेंटेज हो गया ना, ये मास परसेंटेज हो गया क्योंकि 100 ग्राम में बता दिया। अगर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो इसका डायरेक्ट मीनिंग फ्रैक्शन मतलब 1, मास है वो 1 क्या लेनी चाहिए? ग्राम ले लो, तो इसका भी ग्राम बता दो। अगर 1 केजी लोगे तो इसका भी 0.04 केजी बोल दो। अगर 1 पाउंड बोलोगे तो इसका भी 0.04 पाउंड बोल दो। कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दोनों तरफ यूनिट सेम रखना, सेम रखना, बस इतना है जरूर, सेम रखना दोनों जगह। हाँ जी, थोड़ा सा लाइटनिंग थंडरिंग और हुई होगी। हाँ जी, तो यहां पर सेम यूनिट सिर्फ ध्यान रखना और कोई बात नहीं करना। हाँ, ये भी मीनिंग, इसका मीनिंग तो ये भी होता ही है, लेकिन फ्रैक्शन अगर 0.04 दिया है तो ये 0.04 न्यूमेरिकल टर्म डायरेक्टली मास है। कितने में? 1 ग्राम सोल्यूशन में। तो आप इसको ये भी लिख सकते थे कि 0.04 ग्राम केजी 1 केजी सोल्यूशन में, 0.04 पाउंड 1 पाउंड सोल्यूशन में, 0.04 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम सोल्यूशन में, 1 रखना जरूर, बाकी दोनों के लिए यूनिट सेम करते जाओ। फाइन, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, अब अगर मान लो, अगर मैं लिख देता कि भैया अगर O2 5 मोल्स है किसी सोल्यूशन में और N2 अगर 8 मोल्स है किसी सोल्यूशन में, तो टोटल मोल्स हो गए अब 8 5 13, 13 मोल्स सोल्यूशन बन गया। दोनों को मिक्स कर दिया और 13 मोल्स सोल्यूशन हो गया। अब मैं बोलता हूं कि O2 का फ्रैक्शन क्या है सर? अगर मैं पूछूं, अगर आप पूछते O2 का फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें भी यूनिटी मेथड लगा लो। अगर फ्रैक्शन पूछूंगा तो याद रखना सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आउट ऑफ 1 बोलना चाह रहा हूं मैं। तो आप अगर लिखोगे, यहां पर लिख सकते हो कि अगर 5 मोल्स O2 है टोटल कितने सोल्यूशन में? 13 मोल्स सोल्यूशन में। तो आप बताओ, अगर टोटल 1 मोल सोल्यूशन लिया होता, मैं 1 मोल सोल्यूशन लिया होता अगर मैं टोटल, तो O2 का मोल्स कितना मिला होता? तो ये 5/13 मोल्स ऑफ O2 मिला होता। इसी टर्म को हम लोग बोल देंगे 5/13 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। क्योंकि ये मोल्स 1 मोल सोल्यूशन में है, तो इसी मोल्स को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बोलेंगे। जैसे मोल परसेंटेज में तो मोल बोला होता, मोल फ्रैक्शन में मोल बोलूंगा। अरे ऐसा थोड़ा ना कि मास फ्रैक्शन बोलेगा तो मोल बता दोगे। जब मास फ्रैक्शन बता रहा है तो मास की बात करो ना, जब मोल फ्रैक्शन बोल रहा है तो मोल्स की बात करो ना, उसमें शब्द ही बता रहे हैं। ये क्लियर, बहुत बढ़िया, लोगों ने बहुत बढ़िया मार दिया यहां पर। सो मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते होगे? अगर मोल फ्रैक्शन अगर बोल रहा है तो आप इसमें जिसका मोल फ्रैक्शन पूछना है उसका मोल्स और डिवाइड कर दो टोटल मोल्स से,
जितने लोग हैं उनके मोल्स को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो 5/13 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। क्या किया, O2 का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था तो O2 का मोल्स लिख लिया और टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। फ्रैक्शन तो ऐसे निकलते हैं यार, बचपन से जानते हो फ्रैक्शन कैसे निकलता है, ये कोई नई चीज नहीं है। बस इतना शब्द ध्यान रखना कि फ्रैक्शन क्या मांग रहा है, क्या मास को फ्रैक्शन में पूछ रहा है या मोल की फ्रैक्शन पूछ रहा है या वॉल्यूम की फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो दिस इज वॉल्यूम फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो अगर फिर से लिखता हूं मैं, देखें कौन इसको सही बता सकता है, कौन इसके वर्ड सही लाता है इस बार। अगर मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 is 0.1 in its aqueous solution। भैया जैसा मीनिंग लिख देना लोग। भाई साहब आप लोग भी कुछ थोड़ा सा काम कर लो, बताओ, पढ़ तो रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग। और बुद्धि ही सब कुछ है, जिसके पास बुद्धि है, जो अपने ब्रेन लगा सकता है, और सबके पास बुद्धि है, सब ब्रेन लगाते हैं। अपने पे शक मत करना कि सर मेरे पास इतना दिमाग है या मैं ये कर सकता हूं। कई लोग बोले, कई लोग देखा मैंने कल कि कई लोग कि सर मेरे से हो जाएगा। अरे भैया शक क्यों करते हो, शक तब करना जब फॉलो मत करना। मालूम है कि इस चीज को अचीव करने के लिए ये काम करना जरूरी है, और वो काम को छोड़कर अगर दूसरे काम में जा रहे हो तब अपने आप पर शायद वर्ड लगा दो। मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, शायद वर्ड हटा दो अपनी जिंदगी से। शायद वही वर्ड यूज करेंगे जो अपने पे विश्वास ना होना, या मालूम है कि मुझे इस रास्ते में जाना है इस चीज को पाने के लिए, और उस रास्ते में नहीं जाकर वो बार बार दूसरे रास्ते को पकड़ रहा है, इसका मतलब तब तुम लगा देना यार शायद मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तब शायद यूज करना, एल्स मत यूज करो अपनी लाइफ में। फेंको बाहर, अड़ जाओ। तो कौन लिखेगा इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ एयर। अरे गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस बार तो एक भी गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कहते हैं पार्टिसिपेशन। दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। सो बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिंदास भाई। कई बार आप जब पढ़ते होगे ना तो आपको दिमाग में बैठा हुआ है कि हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन बात करें। अरे ऐसा कैसे बोल दिए, फ्रैक्शन तो कोई भी चीज हो सकता है। सो इसका मीनिंग ये वैल्यू किस वैल्यू को सिग्निफाई करता है, ये वैल्यू किस वैल्यू को सिग्निफाई करता है, ये क्या बता रहा है, मोल बता रहा है। क्या है ये, फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब 0.1 मोल H2SO4 है, टोटल 1 मोल सॉल्यूशन में। यही मीनिंग है। इसका मतलब अगर ये पानी और H2SO4 का सॉल्यूशन है तो इसमें H2SO4 की मोल्स 0.1 मोल है, और क्योंकि दूसरा पानी है तो पानी का मोल्स 0.9 मोल्स है। यही मीनिंग बता रहा है, और टोटल मोल सॉल्यूशन का 1 मोल है। यही बताना चाहते हो। कितना बढ़िया खूबसूरती से बता दिया। तो इतना चीज लिखे होते तब पता चलता। इसने एक वर्ड यूज किया कि इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 है, और इंग्रेडिएंट्स के सारे अमाउंट निकालकर बाहर कर दिया। देख रहे हो, तुम बार बार ये बोलो कि 1 में इतना है, अरे छोड़ो, बोलो फ्रैक्शन है ये, तो ऑटोमेटिक ये लाइन क्लियर हो गया। और अगर टोटल, अगर सॉल्यूट दो ही चीज है, एक H2SO4 और दूसरा पानी है, तो अगर H2SO4 का मोल 0.1 बता दिया तो जाहिर सी बात है पानी का मोल 0.9 बता दिया। अगर तुम मोलारिटी और मोलालिटी के साथ खेलना चाहते हो तो यह शब्द क्लियर होनी चाहिए। परसेंटेज से मोलारिटी, परसेंटेज से मोलालिटी, फ्रैक्शन से मोलालिटी, फ्रैक्शन से मोलारिटी, फ्रैक्शन से नॉर्मेलिटी, फ्रैक्शन से ओलियम, सब निकाला जा सकता है।
लेकिन शब्द को तो क्लियर हो जाए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज 0.01। बच्चे बता दो, थोड़ा सा क्लियर अप कर दो, क्या सबको क्लियर है जो शब्द यूज कर रहा हूं मैं? बोलो भैया, क्या क्लियर है सभी को? एक बार हाँ, आउटकम जरूर बोल सकते हैं। एक बार तुम सब बता दो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ, इसका ये मीनिंग सेम होगा कि अगर 100 मोल लिए होते सॉल्यूशन तो ये 10 मोल्स होता। लेकिन बच्चे ये याद रखना, अगर मैं 100 यूज कर दिया और यहां 10 आ रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा? मोल परसेंटेज, और ये फ्रैक्शन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो दोनों साइड्स क्लियर होनी चाहिए ना भाई। आपको मैं दिख रहा हूं, तुमको मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो भाई मैं अपने बच्चों को भी तो देखूं कि वो कितना इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं कि पैनल खोलकर उसके बाद सो गए हैं, और ऐसा करेंगे नहीं कोई, मुझे मालूम है। अगर अंदर जज्बा है कोई चीज फाइंड करने का और कोई चीज पाने का, तो नींद नहीं आएगी। और अगर मजेदार नींद आ रहा है 24 आवर, तो समझ लो भटक गए हो। फिर से वापस आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ। हर दिन सुबह जब उठते हो तो हर एक दिन एक नया दिन है आपके लिए। हर एक पल आपके लिए एक नया पल है, जब चीजें चेंज करती हैं आपके लिए और आगे की एक्टिविटी डिसाइड करती हैं। सो हर पल एक नया पल है और हर एक पल एक नया डिसीजन लेते हैं। तो भैया हर पल अगर अपनी डिसीजन चेंज करोगे तो आप बिखर जाओगे हर डायरेक्शन। कहते हैं लाइट डिफ्यूज कर जाएगा। सो हर पल जब एक नया पल आ रहा है तो उसमें फिर से वही डालो, उसमें एक होता है ना, एक उसमें इंग्रेडिएंट डाल दो भैया, IIT, बस इसके अलावा ना सोचना है कुछ भी। आज आप पलथी मार के बैठते हैं। सो योर स्ट्रेंथ। हनुमान जी को भी समंदर पार करवाने के लिए पहले बताना पड़ा था, अरे भैया आपके पास इतनी ताकत है। उनको भी नहीं मालूम था अपने ताकत के बारे में। बताना पड़ा, मोटिवेट करना पड़ा कि आपके अंदर इतनी ताकत है, और पार कर गए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, तुम भी एक उसमें से हो। फाइन, क्लियर। हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ होगा सभी का, फाइन। तीसरा पॉइंट, अब बताओ, अगर मान लो कि अगर x, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, मान लो वो अल्कोहल 30 ml मिक्स किया पानी के साथ, दैट इज 70 ml। मान लो आपने मिक्स किया 50 ml के साथ, तो टोटल बन गया 80 ml सॉल्यूशन बन गया। अब मैं बोलूं कि भैया अल्कोहल की फ्रैक्शन क्या है इसके अंदर, फ्रैक्शन वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब 1। तो आप बोलोगे भाई 30 ml अल्कोहल है, अगर टोटल 80 ml सॉल्यूशन में 80 ml सॉल्यूशन में, तो अगर टोटल 1 ml सॉल्यूशन अगर बनाए होते तो बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल होता। तो बोले होते आप 30/80 ml अल्कोहल होता। तो अब इसको लिख देंगे 30/80, दैट इज 3/8 is volume fraction of alcohol। क्यों वॉल्यूम फ्रैक्शन लिख दिया अब इस बार? क्योंकि सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लिया गया था
सोल्यूशन की भी वॉल्यूम ली गई थी 1 ml और ml ऑफ अल्कोहल भी डिफाइन किया गया था। सो 3/8 इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर फाइंड करनी है तो सीधा क्या वर्ड यूज कर दोगे? वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर फाइंड करनी है तो इसके लिए अरे फॉर्मूला ऐसा थोड़ा ना कि फॉर्मूला बताया जाएगा तभी सीखोगे। आउट ऑफ वन तो यूनिटरी मेथड से ही समझ लेते हैं हम लोग। ये आप टोटल जोड़ते चले जाओ, जिसकी वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही किए होगे। उसकी वॉल्यूम अल्कोहल की डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये आ गया वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जब भी होगा दैट मींस आउट ऑफ वन। हाँ जी। सो ध्यान रखना, फ्रैक्शन का मतलब सीधा लेके मत चल देना कि फ्रैक्शन का मतलब सीधा मोल फ्रैक्शन की ही बात करता हूं, ऐसा लेके नहीं चलोगे आप लोग, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे। सो अब बता दो, एक लाइन और लिख दो मेरे लिए, एक कृपा और करो मेरे लिए। अगर मैं लिखता हूं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ethyl glycol is 0.02 in aqueous solution। तो भैया इसका भावार्थ क्या है, कौन बताएगा? इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहता है? रिस्पॉन्ड करो फास्ट, रुकने देंगे तुमको आलसी, मतलब तुमको भी कुछ लिखते रहना है ताकि जागे रहो ग्राहक, जागे रहो। तो बताओ क्या लिख दे यहां पर, क्या होगा यहां पर? इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग बता दो फट से। मीनिंग वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल इज 0.02 इन एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग रुको मत, बी एक्टिवेटेड, बी इन एक्टिवेटेड मोड, हमेशा जागृत रहो भैया, फोड़ फाड़ मचाते रहो, सो मत, नींद नहीं आनी चाहिए। और खूब पानी पिया करो। अगर नींद की टेंशन है तुम्हें, कई लोग को होते हैं, कई जगह देखते होगे 1-1.5 घंटा बैठते ही उनको नींद सी आती है, भले वो अंदर से सोचेंगे नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन कई बार उसको नींद आ ही जाती है। तो इसके लिए खूब पानी पीते रहो, जितना पानी पीते रहोगे आपके बॉडी में आपको नींद सी नहीं आएगी। और थोड़ा खाना जो खाते हो या थोड़ी सी सलाइवेशन के लिए छोटी छोटी चीजें रखे रखो, अच्छा सा नट्स वगैरह रखे रहो, चना रखे रहो, थोड़ा सा खाते रहो, तो अब सलाइवेशन होगा तो आप एक्टिव मोड में रहते हो हमेशा। फाइन, गुड, वेरी गुड। सो वॉल्यूम है और फ्रैक्शन है एंड 0.02 है, तो इसका मतलब हो गया दैट इज 0.02 ml ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल इन 1 ml सोल्यूशन में। चलो एक चीज बताओ, यस और नो बताना हमको, यस और नो बताना मेरे को। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता था? क्या ये गलत होता कि अगर मैं लिखा होता 0.02, अगर मैं ये लिख दूं ml के जगह पर 0.02 लीटर्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल in 1 liter of solution, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है लिखना, हाँ या ना? क्या ये गलत है लिखना? क्या ये भी दोनों सही है? दोनों सही है कि नहीं सही है? यस और नो लिख लो। दोनों सही है कि नहीं सही है? इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग दोनों सही है कि नहीं सही है? यस और नो बता दो, यस और नो बता दो, दोनों सही है कि नहीं सही है? दोनों सही है कि नहीं सही है? दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मैं कह रहा हूं इसका मीनिंग ये दोनों है, यस और नो, दोनों है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत यस है और बहुत नो भी है।
लाइट जलाना होगा, लाइट जलाना होगा, और तुम्हारे सामने एक इसको कैलकुलेशन कर ही देते हैं ताकि ये भी आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये भी कुछ ऐसा नो देखा मैंने, थोड़ा सा देखा, लेकिन मैक्सिमम ने समझ गया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मेरे बच्चे जागे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, कमाल से ये दिखना स्टार्ट हो गया हमको। मैजिक होगा, होना ही है, नहीं का मतलब ही नहीं है। दैट्स ग्रेट। अरे बहुत बढ़िया। तो जिसको भी थोड़ा बहुत अगर शक है तो एक बार मैं फाइंड करके देख ही देता हूं। अरे बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कमाल कमाल, गुड। चलो एक चीज करके देख ही लेते हैं हम लोग। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो बंधुओं, एक चीज कन्वर्जन करके देख ही लेते हैं। चलो ये बताओ, अगर जिसको भी थोड़ा शक रह गया, ऐसा करता हूं मैं कि मान लो इथाइल ग्लाइकॉल 40 ml है और इसके साथ पानी मान लो कर लेते हैं, कितना कर ले, जो भी है 120 ml है मान लेते हैं। सो टोटल हो गया 160 ml। अगर मैं पूछूं व्हाट इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, मतलब अगर टोटल 1 ml सोल्यूशन लिए होते तो इथाइल ग्लाइकॉल की वॉल्यूम कितनी होती, तो आप कहोगे 40 ml टोटल 160 ml सोल्यूशन में है। अगर सोल्यूशन में है तो ये बताओ, अगर टोटल 1 ml सोल्यूशन अगर मैं रख लूं तो इथाइल ग्लाइकॉल की वॉल्यूम कितनी आएगी, दैट इज 40 ओवर 160, दैट इज 1/4 is volume fraction of ethyl glycol, मतलब दिस इज 0.25। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.25। अब बच्चे एक काम करते हैं कि हम लीटर रखते हैं, चलो लीटर रख लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं ये 40/1000 लीटर है और ये 120/1000 लीटर्स है, कह सकते हैं। ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने 1000 से डिवाइड करके, और टोटल जो है वो 160/1000 लीटर सोल्यूशन है। हमने ml में दिया था, आपने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और टोटल लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए दोनों को जोड़ दिया, दैट इज 160/1000 सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब बताओ, अगर 40/1000 लीटर अगर इथाइल ग्लाइकॉल है, इथाइल ग्लाइकॉल है कितने सोल्यूशन में, अरे बंधुओं कितने सोल्यूशन में, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो बताओ, सॉरी 1000 लीटर में, लीटर है ना ये दोनों तरफ, तो बताओ अगर 1 लीटर सोल्यूशन लिया होता तो कितना लीटर ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल मिला होता, तो कहते 40/1000 डिवाइडेड बाय 160/1000। अरे भैया ये तो फिर से 0.25 ही आ गया, कोई अंतर तो नहीं हुआ भैया। समझ में आ गया तो एक अंगूठा दिखाओ, अगर समझ में आ गया तो, या फिर से मैं देखूंगा इसको, प्लीज। समझ में आया, बत्ती जल गई है तो एक बार बता दो, इसी के थ्रू मुझे मालूम चलेगा, आपके थ्रू ही मालूम चलता है। देखो ml में लेकर मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया, 0.25 ही था, ml को लीटर में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन निकाल लिया, अरे वो भी तो 0.25 है, कोई अंतर तो नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया। तो हाँ, जागे रहो जागे रहो जागे रहो, कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। जागे रहेंगे,
अपने एम के बारे में सोचते रहेंगे, उसके लिए काम करते रहेंगे। भैया कोई दुनिया में ऊपर वाला कोई दुश्मन तो नहीं है कि तुम अपनी पूरी मेहनत लगा दोगे, पूरी दिमाग लगा दोगे, पूरा एनर्जी लगा दोगे और वो कहेंगे ना जी इसको मत दो। दुश्मन नहीं है कोई यहां। तो आप अगर एनर्जी लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ये अपने आप में विश्वास रख लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो फिर से हम एक कंक्लूसिव वर्ड देना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में मैंने जब समझाया तो एक बार मैं लिख देता हूं सभी के लिए। अगर मास फ्रैक्शन है तो इसका मतलब जिसका मास फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसका मास ओवर टोटल मास रख लीजिए, जितने भी लोग हैं उनके मास जोड़ दीजिए, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है डिवाइड कर दो उसके टोटल मोल से। मतलब फॉर्मूला नहीं यार, इसको सेंस समझना है। वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड करनी है, अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो इसका मतलब आप जिसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसका वॉल्यूम और डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, तो ये वॉल्यूम फ्रैक्शन आ जाएगा। सो आप पर डिपेंड करता है। अरे सिर्फ मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन यही थोड़ा होता है। अगर मान लो कि अगर एक और मान लो, अगर तुम बोलेंगे कि अगर एक क्लासरूम है और क्लासरूम में मान लो 30 गर्ल्स हैं और मान लो 60 मान लो 80 बॉयज हैं, तो ये बताओ अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं और जवाब दोगे सब, कोई बैठेगा नहीं। अगर जब इसमें जवाब दो कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम, कैसे बताओगे? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम, कैसे बताओगे? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम, क्या बताओगे? जल्दी बोलो, पहले आंसर दे दो इसका, उसके बाद बात करेंगे हम। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स किड्स इन द क्लासरूम? फास्ट फास्ट, रिप्लाई बहुत कम आ रहा है, फास्ट। तो मत थको मत, बहुत दूर जाना है अभी और बहुत काम करना है, थकने का भी वक्त नहीं है, थकने का भी वक्त नहीं है हमारे पास। क्या करोगे? उसकी भी वक्त मत निकालो कि थक गए, बोलो ही मत। हाँ जी, तो ये बताओ क्या ये मास फ्रैक्शन है, क्या ये वॉल्यूम फ्रैक्शन है, क्या मोल फ्रैक्शन है ये, या काउंटिंग है? काउंटिंग है ना, ये नंबर है ना, कितने गर्ल्स किड है। अगर टोटल 1 होते सॉल्यूशन, अगर टोटल 1 होते क्लासरूम में तो दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स किड इन द क्लासरूम। तो फ्रैक्शन क्या इन्हीं चीजों तक लिमिटेड है? नहीं भैया, केमिस्ट्री में इन्हीं चीजों का यूज हो जाता है, तो यही पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि अगर एक बॉक्स में मान लो अगर 2 पेंसिल, 2 बड़े पेंसिल है और 3 छोटू पेंसिल है, उसको काट छाट के बराबर कर दिए हो, 4 छोटू पेंसिल है, अगर ऐसे बोल देते हैं 2 बड़ा पेंसिल है और 5 छोटू पेंसिल है, लिख कर घसीटा मार दिए हो। अब अगर पूछूं इसमें व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बड़ा पेंसिल, अरे सीधा कर दोगे, 2 ओवर टोटल कर दोगे। तो ये नया शब्द तोड़ना है भैया आपके पास। हाँ जी, हाँ, केमिस्ट्री में जनरली कौन सा यूज करते हैं? ये टर्म। तो बच्चों आज भी जो डीपीपी जाएगा वो आपको मोल्स पे ही जाएगा और इसके लिए डीपीपी नेक्स्ट जाएगा, ताकि आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सारे को, सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लो और फिर से देखो, एक बार फिर पढ़ो, अपनी नोट्स बनाओ, अपनी नोट्स बनाकर फिर से इसको देखिएगा। बच्चों इस विश्वास के साथ कल फिर मिलेंगे
कि आप जितना आज पढ़ाया उसको एक बार अपनी नोट्स कॉपी में लिखकर बराबर समझ लिए होगे। भाई नेक्स्ट टाइम जिस पे जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा हूं मैं बोर्ड पर, अभी सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूं। क्वेश्चन का वक्त आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे क्लास में, और बहुत सारे सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इस फाइनल नोट के साथ कि आज भी पूरे दिन पूरी एनर्जी के साथ लगे रहोगे और जो डीपीपी और जो लेक्चर दिए गए हैं उसको पूरा आज का आज ही रिवाइज करोगे। इसी फाइनल नोट के साथ गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे सेफ। कल मिलते हैं इसी वक्त। थैंक यू, गुड बाय बच्चों, थैंक यू।